गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु शेखर और आज हम लोग मिलकर द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज तारीख है 6 जून 2026 और हम लोग साथ में मिलकर द हिंदू न्यूज़पेपर का भी फ्रंट पेज देख रहे हैं। ओके, तो ये है द हिंदू का फ्रंट पेज और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है जीडीपी से रिलेटेड। तो चलिए समझते हैं जीडीपी है क्या। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश भर में जितना भी एक साल में प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कोई सामान बनने से हो या फिर किसी सर्विस सेक्टर, जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे या फिर रोडवेज, ये सबसे जितना भी प्रोडक्शन हुआ इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू मनी, तो जितना भी एक तरह से कह सकते हैं जितना भी नेशन का यानी कंट्री का इनकम हुआ उसको बोलते हैं जीडीपी। इतना ध्यान रखिएगा अभी के लिए। ओके, तो इसका ग्रोथ हुआ यानी 2025-26 में हमारा जीडीपी, इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ 7.7% हुआ। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोविजनल estimates are slightly higher than 7.6% growth projected in February। यानी फरवरी में ग्रोथ जो था वो 2025 का वो प्रोजेक्ट किया गया था कि इतना हो सकता है 7.76%, लेकिन जब मेजरमेंट किया गया और अब जब डेटा आया है तो ये ज़्यादा है, ग्रोथ 7.7% है। ओके, चलिए न्यूज़ को कवर करते हैं। ओके, The growth in India's gross domestic product has been estimated at 7.7% in 2025-26, according to data released by government on Friday, compared with 7.1% in the previous financial year of 2024-25. GDP growth in fourth quarter of 2025-26 stood at 7.8%। देखिए बेसिकली ये कहा जा रहा है कि पिछले साल का ग्रोथ जो है, यानी पिछले साल जो डेटा आया था, जो 2024-25 का डेटा आया था, उस समय ग्रोथ जो था 7.1% था। ओके, लेकिन अब जो नया डेटा आया है 2025-26 का, इसमें ग्रोथ जो है 7.7% है। ओके, तो इसका मतलब है हमारा ग्रोथ रेट जो है, जो ग्रोथ का रेट जो है वो बढ़ा है। 7.7% से हम ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल कितना से ग्रो कर रहे थे? 7.1% से। ओके, अब आगे देखिए 7.8% क्या है। तो बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल ईयर को यानी एक साल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, तो Q1 जो है वो अप्रैल से जून तक को बोलते हैं। अप्रैल मई जून ये 3 मिलाकर Q1 हुआ। इसके बाद जुलाई से सितंबर Q2, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर Q3। उसी तरह अगले साल नेक्स्ट साल चले जाएंगे तो वो पिछले साल में ही काउंट होगा, यानी जनवरी से मार्च ये Q4 होता है। यानी अभी जो डेटा आया है 2025-26 का डेटा आया है वो Q4 का है। ओके, Q4 का डेटा आया है और इसमें ग्रोथ रेट बताया जा रहा है कि Q4 ज़्यादा रेट से ये ग्रो किया है, जो कि है 7.8%। ओके, जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल का अभी डेटा नहीं आया है, ये आएगा 2026-27 का जब डेटा रिलीज होगा तब। ओके, तो ये है पूरा न्यूज। इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो चलिए एक फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले साल का जो डेटा आया था 2024-25 का, उसमें ग्रोथ रेट कितना था? 7.1%। इसके बाद अभी जो डेटा है 2025-26 का, इसमें ग्रोथ रेट क्या है? 7.7%। यस, अब क्वार्टर, इसमें भी Q4 यानी 4 क्वार्टर में बांटा गया है, तो Q4 जो है वो 7.8% से इस ग्रो किया है
ओके। इसी में एक और गेसिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्या है मैं थोड़ी देर में अभी बात बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो जो डेटा आने वाला है 2026-27 का, उसको अंदाजा लगाकर बोला है, यानी वाज एक्सपेक्टेड टू स्लो 6.6% का ग्रोथ रेट रहेगा। यानी हम लोग 3 साल का डेटा देख लिए 2024-25 का, जो कि था 7.1%। 2025-26 का जो डेटा अभी लेटेस्ट आया 7.7%। और जो आने वाला है उसका अंदाज़ा लगाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कि 6.6% से ग्रो होगा। ओके, तो ये है ओवरऑल न्यूज, ठीक है, इस पेज पे। और आगे देखिए इसी में क्या है कि अर्लियर दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज अपडेटेड द बेस ईयर ऑफ जीडीपी डेटा टू 2022 टू 2023। यानी हमारा जो बेस ईयर है, अब बेस ईयर बोले तो इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी बच्चे का ग्रोथ मेजर अगर हम करते हैं कि बच्चा कितना ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो हम एक बेस ईयर मानते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका ग्रोथ कितना हुआ जब आप क्लास 10th में थे। ओके, जब आप क्लास 10th में थे और अब क्या है, तो आपका ग्रोथ कितना हुआ, तो हम क्लास 10 से मान रहे हैं, तो क्लास 10 एज अ बेस क्लास ले रहे हैं। ओके, अगर वही आपका ग्रोथ अगर हम मेजर करें कि आप 5th क्लास में क्या थे और अभी आपका डेवलपमेंट कैसा है, तो अगर 5th क्लास से आपका डेवलपमेंट मेजर करे, आपका ग्रोथ मेजर करे, तो 5th क्लास क्या होगा, बेस क्लास हो गया। तो उसी तरह हम लोग पहले क्या करते थे कि 2011-12 को बेस ईयर मानते थे, यानी हम लोग जीडीपी मेजर करते थे तो 2011-12 को बेस ईयर मानते थे। ओके, कि 2011-12 में क्या था और अब क्या है। लेकिन अब ये डेटा चेंज कर दिया गया है 2022-23। ओके, 2022-23 में ग्रोथ कितना था उससे अब हम मेजर करेंगे। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज हो गया जो कि आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसके बाद मुझे और इन सब पेजेस पे जैसे सिटी वाले स्टेट वाले पेज पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिखा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ वो कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। हम वो न्यूज़ बिल्कुल कवर नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि किसी एग्ज़ाम में ये नहीं आता कि किसी पॉलिटिशियन ने क्या बयान दिया, एग्ज़ाम में ये नहीं आता कि कहाँ पे चोरी हुई, एग्ज़ाम में ये नहीं आता कि कहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये सब न्यूज़ हम लोग नहीं कवर करेंगे। तो फिर हम लोग ऐसे देखते हुए मैंने देखा कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था, और फिर ऐसे करते करते मैं पेज नंबर 12 पे आ गया। यहाँ पे मुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखा जो कि इंडिया रशिया से रिलेटेड है। ओके, तो इंडिया और रशिया ये दोनों पार्टनर कंट्रीज हैं। तो इसी बीच जैसे हमारा रिलेशन जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारे देशों के साथ है। जैसे बांग्लादेश के साथ भी हमारा रिलेशन है, इंडोनेशिया के साथ है, म्यांमार के साथ है, यूएसए के साथ है, फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है, रशिया के साथ है। ओके, तो फिलहाल हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि यूएसए इंडिया पे टेरिफ लगा रहा है, बोले तो टैक्स लगा रहा है। हम लोग सामान बेचते हैं यूएसए को, तो हमारे सामान जो यूएसए में जाते हैं उन पे टैक्स लगा रहा है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा टैक्स इस बेसिस पे लगा रहा है कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है। ओके, जो कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सही नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने टैरिफ लगाया। उसी बीच रशिया के प्रेसिडेंट ने अभी हाल फिलहाल कुछ कहा है, वो क्या कहा है वही ये न्यूज़ बनकर आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। Western pressure on Prime Minister Narendra Modi to scale back India's engagement with Russia will harm global stability. Russian President Putin said late on Thursday at a press conference. रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है रसिया के साथ, ठीक है, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए क्या सही नहीं है, ये हम लोग एनालाइज करके देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडिया दैट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हम नंबर 1 कंट्री हैं। आगे देखिए, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज डेट्रीमेंटल फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉर बायलैटरल रिलेशंस, इट डज नॉट मैटर वेयर दिस प्रेशर कम्स फ्रॉम। यानी बेसिकली वो व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से डिसाइड होता है, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर से। जैसे यूएसए अगर टेरिफ लगा रहा है तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता है कि किसी के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, रसिया के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा। ये टोटली डिपेंडेड है हमारे ऊपर, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, ये कहा है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे, आई डोंट थिंक दिस इज अ केस, वी आर ग्लैड दैट India is developing its relation with all the countries. It is a great country, a largest economy, the largest democracy. Natural, it is only natural that it develops its economy in accordance with its interest with those countries that it deems necessary, मिस्टर पुतिन सेड। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ से कैसा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो कि इंडिया के ऊपर इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है अच्छे स्केल पे, तो हमारा जो रिलेशन है वो हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि किसी भी देश के साथ हम कैसा रिलेशन रखते हैं। ओके, तो यही था, और इसमें कुछ था नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है, मिस्टर पुतिन हु इज सेट टू विजिट इन इंडिया इन सितंबर ब्रिक्स समिट। ओके, तो क्या है यहाँ पे लिखा है कि हमारा इंडिया जो है, हमारा देश जो है वो ब्रिक्स का मीटिंग, ब्रिक्स का इस साल का समिट होस्ट करने वाला है। ब्रिक्स एक कुछ देशों का ग्रुप है, जैसे आपने सुना होगा नाटो, कुछ देशों का ग्रुप है। सुना होगा आपने क्वाड, ये कुछ देशों का ग्रुप है। एशियन कंट्रीज, ये कुछ देशों का ग्रुप है। उसी तरह ब्रिक्स भी एक कुछ देशों का ग्रुप है जिसका समिट होने वाला है इस साल इंडिया में। उस समिट में आने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्रिक्स कंट्रीज दिख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स में 11, ये 10 नहीं 11 मेंबर हैं। ओके, 11 मेंबर है। तो कौन कौन से हैं वो मेंबर, तो देखिए, बी फॉर ब्राज़ील है, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो आपको याद रहेगा। और आप याद रखिएगा ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 6 और याद रखेंगे। तो एक यहाँ पे है इथोपिया, ये आप याद रखिएगा कि इथोपिया, और यहाँ पे है इजिप्ट, तो 6 2 8 हो गए। यहाँ पे 3 याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, और याद रखिएगा ईरान। ओके, यहाँ पे 2 इजिप्ट, सॉरी ये इजिप्ट और ये इथोपिया याद रखिएगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे यूएई और यहाँ पे ईरान, ये यहाँ पे टोटल कितने आपको दिख रहे हैं, 5। ओके, तो ये ब्रिक्स 5 और ये यहाँ पे 5 हो गया 10। और एक यहाँ पे याद रखिएगा, ये है इंडोनेशिया, ये भी ब्रिक्स का मेंबर है, तो 11 याद रखिएगा। वैसे ब्रिक्स जो है अब ब्रिक्स प्लस हो चुका है, इसमें और भी मेंबर ऐड होते जा रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ये सब देश जो हैं ऐड होते जा रहे हैं, तो इसका जो स्कोप है वो बढ़ते जा रहा है। तो यही था न्यूज। अब तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। ओके, तो अगला न्यूज ये है कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया में आए हैं। ठीक है, इंडिया में आए हैं। तो बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में क्या हुआ था कि सितंबर 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट गिरी और फिर एक नए गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट
हुई, जो कि बलेंदर शाह, यहाँ पे देख रहे होंगे बालेन शाह लिखा हुआ है, बालेन शाह भी उन्हें बोलते हैं, और पूरा नाम है बलेंदर शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, प्रोटेस्ट के बाद इलेक्शन हुआ और ये चुन कर आए। तो उन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया में आने आए हैं, ओके, जिनका नाम है शिशिर खनेल, खनेल, ये मिस्टर शिशिर खनेल, ओके। और वो आए हैं ताकि बातचीत हो सके, कुछ पीपल टू पीपल टाइज कोऑपरेशन के लिए, ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए, विथ नेपाल इंडिया, वी यानी कि इंडिया, वी द पीपल, विथ नेपाल वी हैव एन एक्सपेंसिव एजेंडा फ्रॉम डेवलपमेंट कोऑपरेशन टू पीपल टाइज टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा नेपाल के साथ कैसा कोऑपरेशन है, तो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं नेपाल में, जैसे ये प्लांट बनाते हैं, हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, क्योंकि नेपाल जो है वो बसा है पहाड़ों पे, ठीक है, वहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं, तो पहाड़ ज़्यादा हैं तो नदियाँ क्या करती हैं, तेज़ी से, हाई स्पीड से पानी नीचे आता है, तो वहाँ पे डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। तो ये सब हम लोग डेवलपमेंट वहाँ पे करते हैं, रोड बनाते हैं, ओके। इसके बाद हमारा नेपाल के साथ पीपल टू पीपल टाइज है, कहा जाता है नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का नाता है, यानी कि यहाँ के कुछ लोग वहाँ शादी करते हैं, वहाँ के कुछ लोग यहाँ शादी करते हैं इंडिया में, ओके। इसके बाद हमारा रिलेशन है उसके साथ ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है। तो ये इन सब चीज़ों पे बात करने आ रहे हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, ओके, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं दिल्ली में। तो पहली बार है कि बलिंदर शाह की गवर्नमेंट से कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट कर रहे हैं, यही इस न्यूज़ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अगला न्यूज़ है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित तो बी नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ जो हैं वो बनने वाले हैं ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी, ये, ओके। तो देखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इज अ डिस्टिंग्विश्ड फाइटर पायलट एंड टेस्ट पायलट, हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट वाइस चीफ। याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ये हैं एपी सिंह, यानी कि अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह जी हैं, जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। हम बात कर रहे हैं वाइस चीफ, यानी कि वाइस चीफ, उनके एक पोस्ट नीचे, वाइस, वाइस मतलब उप, उप, ठीक है, उप चीफ जो हैं वो बनने अपॉइंट किए गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इसी लाइन में अगर हम देखें तो 1 जून को खबर आई थी इंडियन, ये द हिंदू में ही, कि एक नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है एन एन एस राजा सुब्रमणी, ठीक है, एन एस राजा सुब्रमणी, ये हैं वो। तो हमारे नए सीडीएस कौन बने हैं, तो एन एस राजा सुब्रमणी, ये थर्ड सीडीएस हैं। कमेंट करके बताइएगा कि हमारे फर्स्ट सीडीएस कौन थे, ठीक है, इंडिया के सबसे पहले जो सीडीएस थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था। ये हैं थर्ड सीडीएस जो कि हाल ही अपॉइंट किए गए हैं 1 जून को, ठीक है। इसके बाद उसी में नए नेवी चीफ बनाए गए हैं जिनका नाम है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 3 चीज़ें, नेवी के चीफ कौन हैं, तो नए अपॉइंट किए गए हैं एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन हैं, तो एपी सिंह। वाइस चीफ अपॉइंट किए गए हैं, यहाँ पे देखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ओके। और एक सवाल ये है कि सीडीएस कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो एन एस राजा सुब्रमणी, ओके। और सवाल मैंने दिया है होमवर्क के लिए, कि कमेंट करने के लिए, कि जो नए पहले सीडीएस कौन थे हमारे इंडिया के, ओके। चलिए अगला न्यूज़ पढ़ते हैं अंडमान निकोबार से।
तो न्यूज ये है कि आइलैंड, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है अंडमान निकोबार की। आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ की प्रशासन, आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स टू इंट्रोड्यूस पोल्स एज इन रेस्ट ऑफ द नेशन टू निकोबारीज। अंडमान सॉरी निकोबार, यहाँ निकोबारीज, वहाँ की प्रशासन ये प्लान कर रही है कि जैसे पूरे भारत में इलेक्शन होते हैं उसी तरह निकोबार में भी इलेक्शन होंगे, ये प्लान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज है, द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरी, सेंटर यानी कि भारत की केंद्र जो है उसके द्वारा प्रशासित, इसीलिए तो इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अंडमान निकोबार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि वहाँ पे क्या होगा, इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इलेक्शन एज इन रेस्ट ऑफ इंडिया टू निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी इन द आर्किपिलागो। यानी कि बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो ये प्लान कर रही है कि निकोबार में इलेक्शंस हों। ठीक है, तो इलेक्शन होने के लिए क्या करती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल रोल बनाती है। इलेक्टोरल रोल बोले तो आपने लोकल लैंग्वेज में इसे सुना होगा कि वोटर लिस्ट। ओके, इसके बाद कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री डिसाइड की जाएगी। कंस्टिट्यूएंसी बोले तो कि कौन कौन सा एरिया होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वहाँ के पॉपुलेशन में लोग कितने होंगे, ये सब डिसाइड किया जाएगा कि कितने कंस्टिट्यूएंसी होंगे। वहाँ से हर कंस्टिट्यूएंसी से मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, खड़े होंगे इलेक्शन में, उन्हें चुना जाएगा। तो पहले मैंने बताया कि इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसके बाद कंस्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाएगी और वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिसर्स लोग जो कि इलेक्शन करवाते हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शंस होगा। तो ये था न्यूज। तो बात करते हैं अंडमान निकोबार में, एक ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, ये पूरा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी पॉलिटिशियन का डिबेट हो गया या फिर उनका कुछ बयान हो गया या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ हो रहा है तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको समझना चाहिए। ओके, तो मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये भारत का मेनलैंड है। इधर है यहाँ पे लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। तो हमारा देश सिर्फ ये नहीं है, हमारा देश का कुछ एरिया ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार, इसको जूम करके देखे तो ये है अंडमान निकोबार। ओके, ये पूरा है अंडमान एंड निकोबार। इसे इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंडमान, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं निकोबार। हो गया ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, अंडमान एंड निकोबार, ये है निकोबार। ओके, ये नीचे वाला क्या है, निकोबार। और नीचे वाला निकोबार का सबसे नीचे वाला एरिया है ग्रेट निकोबार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है अंडमान ओके आइलैंड, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है सॉरी ये है अंडमान, ये है निकोबार। तो यूपीएससी में ऐसा सवाल आया कि बताइए अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो उसका जवाब था कि 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये नीचे वाला है निकोबार, और नीचे वाले का सबसे नीचे वाला जो एरिया है ये है ग्रेट निकोबार। तो यहीं पे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये देखिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ग्रेट निकोबार का, वो यहाँ पे हम ले आए। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट बनाया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, जो कि 81,000 करोड़ का लागत से बनने वाला है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगे, तो इसमें एक पोर्ट होगा, यानी कि
पानी के जहाज को डॉक करने के लिए, लगाने के लिए, यहाँ पे सामान उतारने के लिए, लोड करने के लिए एक क्या होगा, एक पोर्ट बनाया जाएगा। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यानी कि हवाई जहाज को लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो कि सिविलियन यानी कि पब्लिक के लिए और मिलिट्री दोनों के लिए यूज करने के लिए अवेलेबल होगा। और और इसके बाद बात की जा रही है कि वहाँ पे एक टाउनशिप एरिया का डेवलपमेंट होगा। टाउनशिप एरिया बोले तो वहाँ पे डेवलपमेंट, डिफेंस फैसिलिटीज़ का कुछ बिल्डिंग वगैरह होगा, कॉमर्शियल यानी कि ट्रेड और बिजनेस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो तीन चीज़, एक ये टाउनशिप, एयरपोर्ट और सी पोर्ट। इसके बाद आगे बात करें तो वहाँ पे एक पावर प्लांट लगाया जाएगा जो कि गैस और सोलर दोनों से चलेगा। पावर प्लांट बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्लांट लगाया जाएगा जो कि गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एज वेल एज सोलर से एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है। तो इसके बाद वहाँ पे एक टूरिस्ट जोन बनाया जाएगा। ओके। तो 5 चीज़ें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो एक पोर्ट बनाया जाएगा, दूसरा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तीसरा टाउनशिप, चौथा पावर प्लांट और पांचवा टूरिस्ट जोन बनाया जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके। तो मैं आपको एक सवाल और देता हूँ कि बताइए, जैसे इंडिया है, ओके, ये देखिए हमारा प्यारा भारत इंडिया है, इंडिया का सबसे नॉर्थ में है इंदिरा कोल। ठीक है, नॉर्थ का सबसे सबसे नॉर्दर्न पार्ट है इंदिरा कोल, उसी तरह ईस्टर्न पार्ट है, उसी तरह वेस्टर्न पार्ट है किवुथु और गोहर माथा। ओके। उसी तरह आपके पास ये मेनलैंड है, मेनलैंड का सबसे साउथ पार्ट है केप केमोरिन। उसी तरह आप बताइएगा कि अंडमान निकोबार है, उसका सबसे साउथ वाला बिंदु कौन सा है, सबसे साउथ वाला पॉइंट, यानी कि ये ग्रेट निकोबार है, इसका सबसे साउथ वाला एरिया कौन सा है। आंसर कमेंट में आप कीजिएगा। वैसे इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। तो चलिए, इन सब पेजेस पे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं छपा हुआ था तो मैंने वो कवर नहीं किया। इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जो है पेज नंबर 15 पे लगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। न्यूज़ देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी रिटेन्स रेपो रेट लोअर, लोअर्स ग्रोथ फॉर रिमेन्स, सॉरी फिर से पढ़िए न्यूज़ को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिटेन्स रेपो रेट, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेपो रेट वही का वही रखी है, ये चेंज नहीं की है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो कम होने वाला है। ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्या है, इंडिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है या घटती है, तो इसको 3 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो पहला तो है फिजिकल पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार जो है कुछ अपने रणनीति लाती है जिससे क्या है कि महंगाई को, या फिर महंगाई नहीं हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाए। इसमें क्या होता है कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। अब टैक्स बढ़ाने से होता क्या है, देखिए इसके बेसिक्स को समझिए। क्या है कि अगर सभी इंसान के पास कुछ कुछ पैसे होंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जैसे आपके मोहल्ले में सबके पास 1-1 लाख रुपए आ जाए, ओके, सबके पास 1-1 लाख रुपए फ्री में आ जाए बच्चों के पास, तो बच्चे क्या करेंगे, जाएंगे शॉप्स में और कुछ सामान खरीदेंगे। सपोज कीजिए सभी बच्चों को पसंद है कि वो आइसक्रीम खाएं, तो वो नियरेस्ट वाले शॉप में गए, वो आइसक्रीम खाने लगे, तो आइसक्रीम का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि दुकानदार बोले कि आइसक्रीम अब थोड़ा सा महंगा हम देंगे, तब ताकि बच्चों को जो है वो, जिसके पास कम पैसे हैं वो ना खरीदे और मेंटेन रहे चीज़ें। ठीक है। तो उसको बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो इस केस में क्या करती है भारत सरकार, टैक्स बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि जितने भी लोगों हैं, लोगों से पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो लोगों के पास पैसा कम है, अब वो चीज़ों का डिमांड
क्या है, कम करेंगे, चीज़ों का डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहेगी, वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ओके। उसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ये लाती है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई जो है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी से जो है वो महंगाई को कंट्रोल करती है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार जो है फिजिकल पॉलिसी से, और आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होते हैं, तो एक तो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, 6 मेंबर होते हैं, 6 लोग होते हैं, पर एक होते हैं उनमें से आरबीआई के गवर्नर जो कि चेयरमैन हैं। और ये सारे मिलकर जो डिसीजन लेते हैं वो बाइंडिंग होता है, यानी कि ये फॉलो किया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया गया है ये फॉलो किया जाएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग है वो हर 2 महीने में एक बार होता है, बाई मंथली। ओके। तो बस इतना ही आप ध्यान में रखिएगा और आगे देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कुछ लोग, यानी ये जो ये जो लोग हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 लोग हैं, 6 लोग मिलकर आपस में मीटिंग करते हैं और ऐसा क्या करते हैं जो जिससे महंगाई जो है वो कंट्रोल में होती है। तो इनमें से एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है बैंक रेट, रेपो रेट। तो इसी रेपो रेट की यहाँ पे बात की जा रही है, इसी रेपो रेट की बात की जा रही है। तो इसको अब ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट है क्या। तो जैसे हम और आप क्या करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं। ओके। हम और आप जो आम जनता है वो बैंक में क्या करती है, लोन लेने जाती है। अब बैंक में जाकर लोन लिए तो पैसा किसके पास आया, पब्लिक के पास आया। अब पब्लिक क्या करेगा, उसको मार्केट में यूज करेगा, सामान खरीदने में या कुछ इन्वेस्टमेंट में। अगर मार्केट में वो कोई सामान खरीदने जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, जिसके कारण महंगाई जो है वो बढ़ेगा। ओके। अगर सपोज करो कि बैंक जो है वो लोन नहीं देगी या फिर लोन महंगे रेट पे देगी, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे अगर बैंक हमें लोन देगी तो हम लोन क्या है वो नहीं लेंगे। अगर लोन नहीं लेंगे तो हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हम लोग के पास पैसा नहीं होगा तो हम मार्केट से क्या है, चीज़ें खरीदेंगे नहीं। अब चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो डिमांड होगा नहीं मार्केट में, डिमांड होगा नहीं, डिमांड बढ़ेगा नहीं तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। तो अब ये रिलेट करके आप समझिएगा। ओके। तो क्या है कि रेपो रेट को आप समझते हैं, रेपो रेट को क्या समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बैंक जो है वो हम लोगों को, आम जनता को है वो पैसा देती है एज अ लोन, और हम लोग कुछ गिरवी रखते हैं बैंक को। उसी तरह बैंक का भी बैंक होता है जो कि है आरबीआई। तो बैंक जो है वो इसके पास पैसा कम पड़ जाता है तो आरबीआई से ये बैंक लोन लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक्स जो हैं वो लोन लेती है। ठीक है। अब रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वो रेट है जो कि बैंक, आरबीआई चार्ज करती है बाकी सब बैंकों से जो कि लोन ले रहे हैं। इसको समझिए, बैंक जो है वो आरबीआई के पास गया लोन लेने के लिए। बैंक ने कहा, आरबीआई ने कहा ठीक है हम तुमको पैसा दे रहे हैं, लेकिन इतने रेट, इंटरेस्ट रेट से देंगे, 5.25 के इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और उस पर तुमको पैसा देंगे, और बदले में कुछ कोलेट्रल, कुछ गिरवी भी तुम्हें रखना होगा। तो ये है रेपो रेट, ये है रेपो रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करती है बैंकों से, जो कि बैंक लोन अगर लेती है आरबीआई से तब। ठीक है। बदले में कोलेटरल भी रखना पड़ता है बैंक को। और ये जो रेपो रेट है वो 5.25% है, 5.25% है, 5.25% है अभी। अब ऐसा क्यों है, अगर रेपो रेट कम कर दिया जाए, अगर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट कम ले बैंकों से कि कम कम इंटरेस्ट रेट पे हम तुमको लोन दे देंगे, अगर कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया जाएगा बैंकों के तो बैंकों के पास पैसा आ जाएगा, जैसे एसबीआई ये सब के पास पैसा आ जाएगा।
अगर इन सब बैंकों के पास पैसा आ जाएगा तो हम लोगों को यानी आम जनता को पैसे लोन एज अ लोन इजीली दे सकेगी, यानी वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगी। अगर कम इंटरेस्ट पे पैसा देगी तो ज़्यादा लोग जाएंगे बैंक में लोन लेने, ज़्यादा लोग बैंक में लोन लेने जाएंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो वो मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे तो इंटरेस्ट रेट सॉरी डिमांड क्या है वो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा यानी महंगाई होगा। ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए यानी आरबीआई बोले कि अगर बैंक हम तुमसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, अगर तुम हमसे पैसा लेते हो तो हम एज अ लोन तो हम तुमसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि बैंक जो है वो कम पैसा लेगी आरबीआई से। बैंक्स अगर कम पैसा लेगी तो इनके पास बैंक्स के पास कम पैसा होगा पब्लिक को लोन देने के लिए, पब्लिक के पास लोन जाएगा नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये पूरा न्यूज वही है। ठीक है, ये पूरा न्यूज, चलिए इसे मैं रीड करता हूँ। The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India on Friday voted unanimously to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility unchanged at 5.25%। यानी रेपो रेट जो था वो 5.25% पहले था, अभी भी उतना ही रखा गया है, ये ना तो बढ़ाया गया है ना ही घटाया गया है। अगर इसको बढ़ाया जाता तो इसका मतलब आरबीआई क्या चाहती है कि लोगों के पास कम पैसा जाए, यानी कि लोगों के पास कम पैसा जाए तो इसको बोलेंगे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई ये रेपो रेट जो है वो कम करती है तो आरबीआई क्या चाहती है कि लोगों के पास पैसा जो है वो जाए, पैसा जाए यानी कि महंगाई बढ़े तो लोगों के पास पैसा जाए, और यानी कि रेपो रेट कम करता है तो उसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ है, ना तो उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है ना घटाया है, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल स्टैंस। यहाँ पे देखिए, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑल्सो डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ इट्स न्यूट्रल स्टैंस। ओके, तो यही न्यूज है। इसके बाद आगे लिखा गया है कि बाकी सब चीज़ें भी सेम हैं, जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर बोले बैंक रेट, ये दोनों को सेम रखा गया है जो कि 5.50% है। उसी तरह स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो 5% है। तो मेन मुद्दा यही था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड की है कि रेपो रेट जो कि 5.25% है वो इतना ही रहेगा, ये ना तो बढ़ाया जाए ना तो घटाया जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। ये बिगनिंग है मेरा, तो ये तो कंफर्म है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप सपोर्ट करें तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हिमांशु शेखर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।